चलो विद्यार्थी मित्रों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं धोरण 9 की छठी इकाई मेरी बीमारी श्यामा ने ली। उसके लेखक है हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन का जन्म 1907 और उनका निधन 2003 में हुआ। बच्चे लोग, आपको ये जानकर खुशी होगी कि हरिवंश राय बच्चन कौन थे। हरिवंश राय बच्चन आज के हमारे अभिनेता फिल्म स्टार अमिताभ बच्चन के जो पिताजी थे, हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन हिंदी जगत में ख्यातनाम जाने माने लेखक रहे हैं। उन्होंने अपने जीवन काल दरमियान कई रचनाओं की रचना की है। उनमें से इस पाठ जिसमें से हरिवंश राय बच्चन का जो साहित्य प्रकार है मधुशाला, उसके उपरांत तीर पर कैसे रह सकूं आदि उसके साहित्य सृजन है। प्रस्तुत आत्मकथांश में श्यामा की बीमारी का दर्दनाक वर्णन हरिवंश राय बच्चन ने किया है। हरिवंश राय बच्चन ने अपने साहित्य प्रकार क्या भूलूं क्या याद करूं में से यह इकाई का एक अंश लिया गया है। लेखक अपनी पत्नी यानी कि श्यामा जो बीमार थी और बीमारी में उसकी सेवा किस प्रकार करते हैं। जब लेखक बीमार पड़ते हैं तो श्यामा लेखक की सेवा किस प्रकार करती है, उसका उन्होंने सुंदर वर्णन किया है। हरिवंश राय बच्चन की यही बड़ी ही अपनी आत्मकथांश रोचक एकांकी है। यह अपने साहित्य प्रकार क्या भूलूं क्या याद करूं में से लिया गया है। तो अब हम पाठ का सार देखते हैं। मैं अपनी बीमारियों को दुलारने वालों में से न था। बच्चन जी कहते हैं कि मैं अपनी बीमारी को दुलारने वालों में से क्या उसका मतलब, कई लोगों को अपनी बीमारी की दूसरों को कहने की आदत होती है। उनको छोटी मोटी कोई भी बीमारी अपने शरीर में रहती है या छोटी मोटी कोई भी बीमारी हो तो कोई भी व्यक्ति बीमारी को किसी के सामने वो दुलारता है, वो बार बार कहता रहता है कि मुझे ये हुआ, मुझे वो हुआ, मुझे सिर दर्द है, मुझे पेट में दर्द है, यानी कि अपनी बीमारियों को दूसरों को कहने की आदत होती है। लेकिन लेखक क्या कहते हैं? लेखक कहते हैं कि मैं आम आदमी की तरह अपनी बीमारियों को दुलारने वालों में से नहीं था। सच कहूं तो मैं अपनी बीमारी के प्रति प्रायः निर्भय यानी कि डरना नहीं। मैं अपनी बीमारी के प्रति हमेशा के लिए निर्भय रहता था। मैं बीमारी से डरता नहीं था। शायद मैंने गांधी जी के ही लेख में कहीं पढ़ा था कि बीमार होना अपराध है। बच्चन जी कहते हैं कि मैंने एक बार गांधी जी का ही कोई लेख पढ़ा था। उसमें महात्मा गांधी जी ने क्या कहा कि बीमार होना एक अपराध है। अब जब हम बीमार होते हैं तो गांधी जी का यह मंतव्य था, गांधी जी का यह मत था कि बीमार होना अपराध है। हम अपनी गलती के कारण, अपनी बेफिक्री के कारण हम बीमार पड़ते हैं। जो हमें शरीर दिया है उसे हम स्वस्थ न रखें तो हम अपराधी ही है। भगवान ने हमें जो ये शरीर दिया है, सुंदर स्वच्छ ईश्वर ने हमें ये जो शरीर दिया है, उन्हें हमें स्वस्थ रखना, उन्हें हमें संभालना, यह हमारी जिम्मेदारी है। इस शरीर को हम नहीं संभालेंगे तो क्या होगा? हम खुद भगवान के अपराधी है और हम बीमार होते हैं। मैं इस तर्क को कुछ और आगे ले गया था। मैं महात्मा गांधी जी के तर्क को आगे ले गया। बच्चन जी क्या कहते हैं कि महात्मा गांधी जी ने क्या कहा? महात्मा गांधी जी ने कहा कि बीमार होना एक अपराध है, लेकिन बच्चन जी ने उससे आगे ले गए।
जब हम पढ़ते हैं ना कि अपने भूतपूर्व वड़ा प्रधान लाल बहादुर शास्त्री जी ने कौन सा एक सूत्र हमें दिया था, जय जवान जय किसान। उसके बाद अब हम देखें तो हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति अटल बिहारी वाजपेयी ने क्या किया, उस सूत्र को, उस स्लोगन को उसने आगे ले गए। क्या कहा उन्होंने, जय जवान जय किसान जय विज्ञान। इसी तरह बच्चन जी क्या कहते हैं कि महात्मा गांधी जी का कहना है, महात्मा गांधी जी कहते हैं कि बीमार होना एक अपराध है, लेकिन बच्चन जी क्या कहते हैं कि इस बात को मैं आगे ले गया। कैसे, अपराधी को दंड देना चाहिए। मुझे जब कभी छोटी मोटी बीमारी होती, जुकाम बुखार खांसी सिर दर्द, तो मैं खाट पर न लेटा रहता और भी अपने से काम लेता। बच्चन जी क्या कहते हैं कि उन्होंने इस स्लोगन को आगे ले गए कि अपराधी को क्या मिलना चाहिए, दंड। बीमार होना एक अपराध है तो अपराधी को दंड मिलना चाहिए, ऐसा बच्चन जी कहते हैं। बच्चन जी कहते हैं कि मुझे छोटी मोटी बीमारी होती है, हमें भी अपने शरीर में छोटी मोटी बीमारियां रहती है। किसी को सिर दर्द है, किसी को पेट में दर्द है, कहीं बुखार आता है, खांसी होती है, तो हम क्या करते हैं, हम खाट पर लेटे रहते हैं, हम आराम करते हैं। लेकिन बच्चन जी क्या कहते हैं, बच्चन जी यह कहते हैं कि मैं बीमारियों में बैठने वाला नहीं था। मैं बीमार हुआ तो मुझे ऐसा लगता था कि मेरी गलती के कारण मैं बीमार हुआ, तो मैं अपने आप को दंड देता था। मैं बीमारी में भी काम करता था, आराम नहीं करता था। मुझे बड़े बट बुखार में अपनी रात की ट्यूशन पर जाने की याद है। लेखक क्या कहते हैं कि मुझे जब तेज बुखार होता था, लेखक की स्थिति हम देखें तो बहुत उसकी स्थिति, वो ट्यूशन कराते थे, कई स्कूल में पढ़ाते थे। आगे हम देखेंगे कि ये पुस्तकों की बिक्री भी करते थे, तो रात वाली ट्यूशन पर वो जाते थे। जब वो बुखार में होते थे तो रात वाली ट्यूशन भी करवाते थे। बुखार की गर्मी और तेजी में तो मैं और जोश से बढ़ाता, मजदूरी करके रोटी कमाने वालों को बीमार पड़ने का क्या अधिकार है। बच्चन जी क्या कहते हैं कि जब मैं बीमार होता तो मैं तब और तेज से पढ़ाता, जोर जोर से पढ़ाता, जोम और जुस्से के साथ में बच्चों को पढ़ाता जब मैं बुखार में होता। और बच्चन जी यह कहते हैं कि आम आदमी यानी कि 2 टंकी रोटी कमाने वाले आदमी को बीमारी में आराम करने की कोई जगह नहीं है। बीमारी अमीरों की हमरज जद की है, गरीबों को उसके पीछे न लगना चाहिए। बच्चन जी क्या कहते हैं कि बीमारी किसकी है, बीमारी में आराम करने का अधिकारी कौन है। बीमारी में आराम करने का अधिकारी अमीर आदमी, पैसे वाला आदमी बीमारी में आराम करे तो चलेगा। 2 टंकी रोटी कमाने वाला व्यक्ति जब ये आराम करेगा तो ये नहीं चलेगा। हमें तो बीमारी में भी काम करना पड़ेगा, क्योंकि हम जितना कमाते हैं उतना हमें लेना पड़ता है शाम को। अमीर आदमी के पास जो पैसे हैं तो वो 2, 3, 4 दिन काम पर नहीं जाएगा, तो उसके पास ये पैसे आमदनी होगी तो वह अपना निर्वाह कर सकेगा। लेकिन हम गरीबों को तो रोज न रोज कुछ न कुछ कमाना पड़ेगा, जिससे मेरी अनुभूति में ताप आता, जिसमें गल पिघल कर मेरा हृदय ढलता। एक तरफ की भट्टी जो मेरे विचार भाव कल्पनाओं को उबाल देकर उच्छलित करती, यह तो मैं ही नहीं हूँ। कहूँगा कि बुखार में मैं अदबदा कर लिख सकता, पर अगर मैं लिखना चाहता तो बुखार मेरे लिए कोई बाधा नहीं बन सकता था। हरिवंश राय बच्चन क्या कहते हैं कि मैं बीमारी में भी काम करता और मैं लिखने का काम भी करता। वो अपनी कहानियां लिखते हैं, काव्य लिखते हैं, आत्मकथाएं लिखते हैं। ये ट्यूशन या पढ़ाने के उपरांत ये काम भी करते थे। जो हम इकाई पढ़ रहे हैं ना, वो हरिवंश राय बच्चन जी ने लिखी, तब हम पढ़ते हैं। तो इतने बड़े बट बुखार में भी मैं क्या करता, मैं ये सब लिखता और लिखने का भी मुझे झूम होता। ये बुखार मेरे लिए कभी बाधा नहीं बन सकता।
हल्के बुखार में तो मेरे सब काम अस्तबल मालूम होते रहते थे। कोई मेरा बदन छूकर कभी कहता था कि तुम्हें तो बुखार में, तो मैं पट से जवाब देता था कि हाँ बुखार है और मैं भी हूँ। शायद किपलिंग ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि कभी कभी उसे बुखार में भी काम करना पड़ता था। लेखक क्या कहते हैं बच्चन जी कि कभी कभी कई लोग मुझे बुखार में पूछते हैं कि आपको तेज बुखार है, तो बच्चन जी क्या कहते हैं, हाँ बुखार भी है और मैं भी हूँ। किपलिंग कौन है? एक पाश्चात्य फिलोसोफर है। वो भी एक प्रकार का लेखक है, पाश्चात्य, दूसरे देश का है। वो क्या कहता किपलिंग कि मुझे भरे भट बुखार में भी काम करना पड़ता था, ऐसा उसने अपनी आत्मकथा में लिखा। तो बच्चन जी भी कहते हैं कि किपलिंग की तरह मैं भी भरे भट बुखार में काम करता हूँ। बुखार में कम लिखने की मुझे याद नहीं, वह कैसा बन पड़ा इसका निर्णय मैं न देना चाहूंगा। प्रसंगवश मुझे याद आया कि अपनी दो चट्टानों की दो सबसे बड़ी कविताएं सार्त्र के नोबेल पुरस्कार ठुकरा देने पर और दो चट्टान अथवा सिसिफस बक्स अनुमान मैंने प्लूरिस में पढ़ी लिखी थी। बच्चन जी क्या कहते हैं कि मैंने बुखार में भी दो रचनाएं लिखी, वो मुझे याद है। कौन सी दो रचनाएं? दो चट्टाने व सिसिफस हनुमान। वो मुझे नोबेल पुरस्कार देने तक उसकी उस दोनों कहानियों का साथ रहा है। जब मैं प्लूरिस में पढ़ा था, यानी कि तेज बुखार, क्या कहते हैं हम, जो हमें जो बुखार होता है ना, वो बुखार में वो पढ़े उसने लिखी थी। दांतों की बीमारी, फेफड़ों की बीमारी है ना, प्लूरिस यानी कि फेफड़ों की बीमारी में मैंने ये दो कहानियां लिखी। बहरहाल जब मैं अपनी जवानी पर था, बीमारी मुझे पराजित नहीं करती थी, मैं ही अपनी जीत से बीमारी को पराजित कर देता था। बुखार सुखार आखिर कितने दिन चलता? बच्चन जी कहते हैं कि मैं अपनी जवानी में बुखार को कभी दाद नहीं देता था। बुखार अपना काम करे और मैं अपना काम करता। मैंने अपनी जवानी में सब कुछ जी जोड़ मेहनत करके तय किया। मैं बीमारी में भी कहीं बैठता नहीं था। विश्राम तिवारी कहते थे, मार के पीछे भूत भागे, मैंने अपने प्रयोग से सिद्ध किया, काम के पीछे बुखार भागे। मार के पीछे भूत भागे, ऐसा विश्राम तिवारी बच्चन जी कहते हैं। लेकिन मैंने कहा कि काम के पीछे बुखार भागते हैं। जब हम जितना काम करें उतना बुखार कम होता है, ऐसा मैं मानता था। यह बुखार मामूली न था। अब बच्चन जी इस बार की बात करते हैं। अब तक बच्चन जी ने क्या कहा? अब तक बच्चन जी ने कहा कि जब तक मैं बीमार पड़ा, मुझे बीमारी हुई, तो बीमारी में मैं काम करता रहा। लेकिन जब इस बार जो बुखार आया, वह बुखार कम नहीं था, वह बुखार कहीं तेज था, हर वक्त आने वाले बुखारों में से अलग था। इसका संबंध उस तूफान से था जो पिछले 9 महीने से मुझे झकझोर कर रहा था और जो शांत होने से पूर्व सबको अधिक विध्वंसक झटका मुझे दे गया। इस बार आया हुआ बुखार बच्चन जी कहते हैं कि कैसा था? वो तूफान जैसा था। जब हम देखते हैं ना कि बाढ़ आती है, तूफान आता है, भयंकर जब तूफान आता है तो चारों ओर तबाही मच जाती है। हमारे यहाँ ऐसा कहते हैं कि तूफान जब शांत पड़ने वाला होता है तब वह थोड़ी देर के लिए विध्वंस कर देता है, यानी कि विनाश की गति तेज हो जाती है। तो बच्चन जी भी यही कहते हैं कि इस बार जो मुझे बुखार आया वह क्या था? तो कि विध्वंस करने वाला था। ये बुखार उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था तूफान की तरफ। स्कूल बंद था, ट्यूशन पर जाना नहीं था, उसकी आमदनी की मुझे जरूरत थी, किताबों की बिक्री अभी अनियमित थी, कर्ज सिर पर चढ़े थे, बुखार ही जाना ना होता। दिन भर उस दिन चला, 20 दिन चला, महीने पर चला, 2 महीने चला, जुलाई आ गई। लेखक क्या कहते हैं कि बुखार इतना लंबा चला कि अभी स्कूल बंद था, मई महीना था, स्कूल में छुट्टियां थी, स्कूल बंद था, ट्यूशन भी बंद थी।
जो पुस्तकों की लेखक बिक्री करते हैं, हमें आगे मैंने बताया कि लेखक कई प्रकार के काम करते थे, पुस्तकों की बिक्री भी बंद थी। मेरे सिर पर कर्ज चढ़ गया। कर्ज यानी कि हमें कुछ पैसे की जरूरत होती है तो हम दूसरे के पास से जो पैसे लेते हैं उसे हम क्या कहते हैं, कर्ज कहते हैं। तो मेरे सिर पर बच्चन जी कहते हैं कि कर्ज भी चढ़ गया, अब क्या करूं, आमदनी बंद हो गई, कहीं से मुझे कुछ आमदनी नहीं कमाने का कोई मार्ग भी नहीं रहा, पैसे कहाँ से आए, आमदनी सब बंद हो गई, जुलाई आ गया और ये बुखार उतरने का नाम नहीं लेता था। बुखार का नमूना वही सब, सुबह बिल्कुल यही, शाम को 101 डिग्री से लेकर 102 डिग्री के बीच कमजोरी दिन ब दिन बढ़ती हुई, कभी कभी धीमी खांसी। लेखक क्या कहते हैं, इतना बड़ा बुखार कि मेरे शरीर का टेम्परेचर तापमान 101 डिग्री से 102 डिग्री तक का हो जाता। और अंत में क्या हुआ, लंबे दिन तक बुखार के कारण धीमी धीमी खांसी भी हो गई। सो किया दवा बटू होम्योपैथी कर रहा था, कभी कभी सोचता था कि मुझे तपेदिक हो गया है। तपेदिक यानी कि क्या बोलते हैं उसको हम, एक प्रकार का जो बुखार कि जे मुझे हो गया है। तो लेखक ये कहते हैं कि मुझे ये बुखार कहीं ज्यादा से ज्यादा तेज हो गया है। एलोपैथी और होम्योपैथिक उपचार मैं कर रहा था। हमारे यहाँ उपचार की जो पद्धतियाँ हैं, आयुर्वेदिक उपचार पद्धति है, एलोपैथिक उपचार पद्धति है, तो उनमें से लेखक कहते हैं कि मैं कोई न कोई ये उपचार पद्धति कर रहा था। एलोपैथी का इलाज तो अपने बुद्धि के बाहर था। एलोपैथी यानी कि आज हमें क्या जो मेडिकल बोलते हैं वह मेरे बुद्धि के बाहर था। क्यों कि वह डॉक्टर के पास जाए और डॉक्टर दवा लिख दे, तो लेखक के पास इतने पैसे नहीं थे कि उस दवा के पैसे चुका देने में वो समर्थ हो, वो इतने पैसे चुका नहीं पाते थे। और लेखक इसलिए कहने लगे कि मुझे एलोपैथी का उपचार मेरे लिए बहुत बड़ा खर्चा था, वो मैं नहीं कर पाता था। क्या उस समय मेरी जिह्वा पर सरस्वती बैठी थी कि जब मैंने कहा था कि श्यामा का बुखार मैं ले जा रहा हूँ। बेटी तो वो तो कितना अच्छा है, क्या मैं बीमार हूँ इसलिए श्यामा स्वस्थ है, जिसने पिछले 6 वर्षों से इन महीने में ज्वार मुक्ति नहीं जानी है, पर श्यामा को मेरी बीमारी भीतर ही भीतर खोए जा रही थी। लेखक क्या कहते हैं, लेखक की पत्नी का नाम है श्यामा। लेखक ने मजाक में, लेखक कई दिनों से बीमार थे, तो एक दिन उसने मजाक में कहा कि मेरी बीमारी अब तो श्यामा ले ले, क्योंकि इस महीने में पिछले 6 वर्षों से श्यामा कभी बीमार नहीं हुई थी। मुझे ऐसा नहीं मालूम कि श्यामा कभी बीमार पड़ी हो, अपनी पत्नी को कभी ऐसा तेज बुखार आया हो, ऐसा लेखक कहते कि मुझे कभी मालूम नहीं था। और मैंने एक दिन इसी तरह मजाक में यही कहा कि अब तो यह मेरी बीमारी श्यामा ले ले, पिछले 6 वर्षों में श्यामा कभी बीमार नहीं हुई थी। पर श्यामा को मेरी बीमारी भीतर ही भीतर कोरे जा रही थी, क्योंकि आखिर वो उसकी पत्नी थी, उसको बच्चन जी की बहुत बड़ी चिंता रहती थी। भीतर ही भीतर श्यामा वो कोरे यानी कि वो दुखी थी, कोरे जा रही थी, यानी कि वो दुखी थी कि उसका पति स्वस्थ हो। उसने अपने इच्छा बल से जैसे अपने को स्वस्थ कर लिया था कि वह भी कहीं मेरी चिंताएं न बन जाए। उसके अतिरिक्त मेरी बीमारी का शायद किसी को पता भी न था, क्योंकि सारे काम तो मैं सामान्य रूप से किए जा रहा था। घर वालों को और श्यामा को ये मालूम था कि लेखक इतने बीमार है, इतने महीनों से बीमार है, लेकिन आम आदमी को, सामान्य लोगों को तो ऐसा नहीं लगता था कि बच्चन जी बीमार है, क्योंकि बच्चन जी अपने रोजिंदा काम वो सामान्य रूप से किए जा रहे थे। ट्यूशन पर जाना, पढ़ाई करना, लिखना, ये सब वह सामान्य रूप से करते रहते थे। इसलिए दूसरे लोगों को यह नहीं पता रहता था कि बच्चन जी बीमार है।
गर्मी में तो सब थोड़े बहुत दुबले हो जाते हैं। लेखक थोड़े दुबले हो गए, लेकिन ऐसा लगता था कि गर्मी के दिनों में तो सब लोग दुबले होते रहते हैं। एक दिन उसने मुझसे कहा कि मैं डॉक्टर बीके मुखर्जी से अपनी परीक्षण कराऊं। मैंने टाल मटोल की तो उसने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया कि जब तक अपने को डॉक्टर को न दिखा दूंगा वह खाना नहीं खाएगी। लेखक कहते हैं कि मैं एलोपैथी का उपचार मेरे बूते के बाहर था, वह मैं उपचार नहीं करा सकता था। मैं कई दिनों तक बीमार रहा तो श्यामा ने अपना ब्रह्मास्त्र छोड़ा। श्यामा ने क्या कहा? श्यामा ने बच्चन जी से कहा कि आप डॉक्टर बीके मुखर्जी, उसकी गली मोहल्ले या उसके शहर के कोई ख्यातनाम डॉक्टर थे, उसके पास जाने का उसने जिक्र किया। आप डॉक्टर बीके मुखर्जी के पास जाकर अपनी जांच करवाइए, नहीं तो मैं खाना नहीं खाऊंगी, ऐसा उसने कहा। आप जब तक अपनी जांच नहीं करवाओगे तब तक मैं भोजन नहीं करूंगी, ऐसा किसने कहा? श्यामा ने अपने पति के लिए कहा और बच्चन जी को ऐसा बोला। ब्रह्मास्त्र तो मानना ही था। लेखक कहते हैं कि आखिर मुझे ये बात तो स्वीकार करनी ही पड़ी। मैं जब तक अपने को डॉक्टर को दिखा न लाऊं वह खाना नहीं खाएगी। नुस्खा उन्हें लिख दिया और उस दिन चिंता मुक्त होकर पूरी तरह आराम करने का कहा। यह ब्रह्मास्त्र डॉक्टर मुखर्जी को पास जब लेखक गए तो उसको भय हुआ कि तुम्हें कभी क्षय यानी कि टीबी तो नहीं हुई ना, और ये बात मुझे माननी पड़ी। और डॉक्टर बीके मुखर्जी ने एक नुस्खा लिख दिया। लेखक ने अपनी पत्नी की बात मानकर डॉक्टर मुखर्जी के पास जाकर उसने अपना परीक्षण करवाया। डॉक्टर मुखर्जी को भी लगा कि तुम्हें इतने दिन से बुखार है तो कहीं क्षय नहीं है यानी कि टीबी तो नहीं है, और उन्होंने एक अपनी नुस्खा यानी कि उपचार लिख दिया। उस दिन चिंता मुक्त हो पूरी तरह आराम करने को कहा। उस दिन तक उसे मुझे आराम करने के लिए कहा। नुस्खा मुझे मौत का परवाना लगा क्योंकि मेरी विदा का समय आ गया। क्या इतने ही दिनों के लिए आया था? इतनी ही गाने गुनगुनाने, केवल इतना श्रम संघर्ष करने, इतने दुख संकट उठाने, स्वागत के साथ ही जाने, साथ ही विदा होने की तैयारी, बंद लगी होने खुलो ही मेरी जीवन की मधुशाला। क्या मैंने अपनी भविष्यवाणी स्वयं कर दी थी? सबसे मर्मवेदी प्रश्न था, क्या श्यामा के भाग्य पर वैधव्य लिखा था? लेखक अपनी पत्नी के कहने पर उन्होंने परीक्षण तो करवाया, लेकिन बीके मुखर्जी ने जो बीमारी बताई कि तुम्हें कहीं क्षय नहीं हो गया ना, तो लेखक को डर लगा। लेखक को लगा कि मैं चंद दिनों के लिए, टूंक समय के लिए इस दुनिया में आने वाला था। जब मैं दुनिया में आया और मेरी जाने की तैयारी हो गई, मैं यहाँ क्यों आया? इतने वर्षों के लिए ईश्वर ने मुझे यहाँ क्यों भेजा? क्योंकि एक जमाने में ये क्षय यानी कि टीबी भयंकर रोग माना जाता था। आज हम देखते हैं ना, आज की जो सांप्रत परिस्थिति के बारे में हम देखते हैं कि अब जो चल रहा है कोरोना वायरस, कोरोना हो जाए तो हमें एक प्रकार का डर सा लगता है ना कि जो कोरोना हो गया तो मेरा मौत मुझे नज़दीक दिखाई देता है। एक ज़माने में भी ऐसा था, किसी को क्षय यानी कि टीबी हो जाए तो क्या होगा कि उसके मौत उसको नज़दीक दिखाई देता था। इसलिए लेखक बच्चन जी कहते हैं कि मैं इतने दिनों के लिए इस सृष्टि पर आया था, इतने दिनों के लिए मुझे यहाँ रहना था, तो ईश्वर तुमने क्यों भेजा? और सबसे वेधक प्रश्न क्या था? सबसे वेधक प्रश्न यह था कि श्यामा के भाग्य में वैधव्य लिखा था। मैं मर जाऊं तो श्यामा क्या हो जाएगी? उसके जीवन में क्या होगा? वह विधवा हो जाएगी, और वह इतनी सी नन्ही सी उम्र में श्यामा विधवा बन जाएगी। ऐसा डर लेखक को सताने लगा और लेखक अपनी बीमारी के प्रति एकदम भयभीत हो गए। और आगे क्या हुआ वह हम दूसरे भाग में बताएंगे। अब यहीं ये इकाई अभी बाकी है, आगे की पढ़ाई करनी हमें।
तो हम अगली बार मिलेंगे, तब हम यहाँ से उसका आगे की बात हम करेंगे। आगे बच्चन जी क्या कहते हैं, श्यामा को किस तरह फिर से बीमारी लागू होती है, वह हम दूसरे भाग में फिर मिलेंगे, तब ये बात हम करेंगे।